जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज में। तो साथियों बता दें आपको कि बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप व्याकरण स्टार्ट कब करेंगे, व्याकरण स्टार्ट कब करेंगे। तो व्याकरण स्टार्ट हो चुका है। आप लोग को रोज एक वीडियो व्याकरण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है व्याकरण का, वो वाला वीडियो मतलब आपको रोज मिलेगा। आखिर व्याकरण स्टार्ट किए तो व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक दिया गया है कि आपको पढ़ना है क्रियाभेद पढ़ना है, वाक्य वेद पढ़ना है, शब्द विचार पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, अवयव पढ़ना है, क्रिया विशेषण पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ना है, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ना है और पत्र लेखन पढ़ना है। लगभग 15 से 20 दिन में पूरा चैप्टर, सब टोटल चैप्टर 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आज मैं आप लोग को क्रिया पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्रिया में इसका थ्योरी भी और इसका कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिया भेद से पूछा जाता है, दोनों थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं क्रिया की ओर चैप्टर फर्स्ट में कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा इसका थ्योरी है। ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे क्रिया। तो जैसे ये हिंदी व्याकरण है। ठीक है। तो पहला चैप्टर जो दिया गया है वो क्रिया का है। ये जानेंगे कि क्रिया क्या होता है। तो पहला देखिए क्या बोला है, क्रिया का डेफिनेशन क्या दिया गया है कि जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएगा उसका तो ऑब्जेक्टिव पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की ओर जाते हैं। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों को शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको जो मैं पढ़ाया थ्योरी और ऑब्जेक्टिव आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के अंत तक में। ठीक है। तो क्रिया क्या है, जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे क्या बोल सकते हैं क्रिया में, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, आना, जाना आदि क्या है, क्रिया के मूल धातु हुआ करते हैं। ये सब क्या है, खाना, पीना, हंसना, ये क्या है, क्रिया के मूल धातु हुआ करते हैं। जैसे खाना शब्द जो है वो क्रिया है। खाना शब्द में खा जो है वो धातु है और पीना शब्द में पी जो है वो भी धातु है। तो इसमें पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कि ऐसे खाना पीना में क्रिया धातु क्या है। ठीक है। तो रोना धातु में, जैसे रोना है शब्द में रो जो है वो धातु है। अब चलते हैं, जैसे धातु है तो रो जो है वो धातु है, तो धातु क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे धातु दिया गया है कि क्रिया के मूल रूप जो होता है उसे धातु कहते हैं। धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप होता है जिसे धातु कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे हुआ हो सकता है, लेकिन रोना जो रो वाला जो स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में रो जो है उसको हम धातु बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला कि क्रिया के मूल रूप मूल्यांश को धातु कहते हैं। रो जो है वो धातु है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित। जैसे में देख लीजिए, जैसे चलना क्रिया में चल, स्टार्टिंग में आपको बोले थे धातु, जैसे जैसे यहाँ पे रोना, ये जो रो स्टार्टिंग में जैसे चलना है, चलना में चल जो है वो क्या है, धातु है। पढ़ना क्रिया में पढ़ जो है वो भी क्या है, धातु है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है कि प्राय धातु ना तो प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण कर सकता है। प्राय धातु मतलब बोल रहा है कि प्राय धातु जो होता है ना ही क्रिया जोड़कर, धातु में ना ही प्राय धातु जोड़कर क्या ना क्रिया का निर्माण कर सकता है। धातु जो है वो क्रिया का निर्माण नहीं कर सकता है। पहचान में दिया गया धातु पहचानने का सरल सूत्र है कि दिए गए शब्द में ना लगाकर देखें तो यदि यदि सूट कर रहा है तब वो धातु बन सकता है, अगर नहीं सूट कर सकता है तो वह धातु नहीं बन सकता है। ठीक है। अगर देखेंगे तो धातु के भेद, तो धातु कितने प्रकार के होते हैं इसको देखिए। धातु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु में क्या बोला कि मूल धातु यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती है। जैसे खा, जा, पी रहा स्वतंत्र होती है, इसमें किसी पर निर्भर नहीं करती है। जैसे खाना पीना अगर जोड़ेंगे तो एक साथ खाना हो गया, लेकिन ये जो है एक बन जाएगा। मूल धातु में जा, जा जो है ये मूल धातु है। और वही यौगिक धातु में आएंगे तो वही यौगिक धातु क्या बोल रहा है कि यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। जैसे यौगिक धातु भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है। लेकिन जब यौगिक धातु बनाया जाएगा तो प्रत्यय लगाकर यौगिक धातु बनाया जा सकता है। अगर आप इससे सोचेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए कि यौगिक धातु से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्यय लगाकर कैसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर संयुक्त धातु जो यौगिक धातु जो बोला गया कितने प्रकार के होते हैं, पहले इससे पहले प्रेरणार्थक क्रिया क्या है उसको देख लेते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया अगर देखेंगे
तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है उसको देख लेते हैं कि आकर्मक एवं साकर्मक दोनों क्रिया से बनती है। आना लाना जोड़ना से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वरना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। और ये है धातु प्रेरणार्थक धातु। तो इसमें देख लीजिए जैसे उठना, उठना ना वाला जो शब्द है उठना, उठवाना, तो प्रेरणार्थक क्रिया आप कैसे बनाए, जैसे उठना आपको दे देगा, ठीक है, मूल नाम दे देगा उठना, और धातु ना रहेगा और मूल रहेगा उठ और धातु ना, तो आपको प्रेरणार्थक बनाने के लिए उठाना उठवाना बनाना, प्रेरणार्थक बन जाएगा उठाना और धातु बन जाएगा उठवाना। तो ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि यौगिक क्रिया धातु क्या है। नेक्स्ट है यौगिक धातु क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो से मतलब दो या दो मतलब जोड़ के, दो या दो से अधिक जोड़ के ही उसका यौगिक क्रिया बनाया जा सकता है। जैसे रोना, रोना धोना, उठना बैठना, ये क्या है, यौगिक क्रिया है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेट करेंगे आगे, ठीक है। उससे पहले आप ये नाम धातु क्या है। नाम धातु संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना और ठंड से ठंडाना। ये जो शब्द है इसे गर्म से गरमाना, हम अगर बोलेंगे आपको गर्म से गरमाना किस धातु में आएगा तो आपको बोलना पड़ेगा नाम धातु। उसके बाद ठंड से ठंडाना तो कौन धातु होगा, नाम धातु। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब आते हैं क्रिया के भेद में। क्रिया के भेद में क्या बोला गया कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, आकर्मक और साकर्मक। आगे दिया गया है साकर्मक, पहले आकर्मक देख लेते हैं। आकर्मक क्रिया क्या है उसको देखते हैं। जिस क्रिया के कर्म की जरूरत ना हो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दूसरे शब्द में कर्ता के काम का अक्सर कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया आकर्मक कहलाती है। अगर कोई काम कर रहा है अगर कर्ता पर ही पड़े तो हम उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बोल सकते हैं, मैं थूकता हूँ, तो थूक कौन रहा है, मैंने थूक रहा हूँ, इसलिए उसी पर जोड़ पड़े, जिस पे जोर पड़े हम उसको आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ जैसे मैं नहा रहा हूं तो नहा कौन, मैं ही रहा हूं, इसलिए मुझ पर ही असर पड़े, जो आदमी बोल रहा है और उस पे ही असर पड़े उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साकर्मक क्रिया क्या बोल रहा है। यह है साकर्मक क्रिया, ठीक है। साकर्मक क्रिया है कि जिस क्रिया में कर्ता के कार्य का अक्सर कर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ता हो उसे साकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, रोटी कौन खा रहा है, मैं रोटी खाता हूँ। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो साकर्मक क्रिया में इसमें जोर किस में पड़ रहा है, सीता चाय पीती है, जो काम कर रहा है उस पर अगर जोर पड़े उसे क्या कहते हैं, साकर्मक क्रिया, उसी पर जोर पड़े। ये रीना गाड़ी चलाती है, तो चला कौन रहा है, रीना चला रही है, तो वो कौन सी हो गया, साकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं कि और उससे आगे और आपको बता दें कि ये आप जितने देख रहे हैं इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है। आगे दिया गया है द्विकर्मक क्रिया क्या है। द्विकर्मक क्रिया में क्या बोला गया है कि किसी किसी वाक्य में दो दो कर्म एक साथ होते हैं। जैसे माँ धोती को कपड़े देती है, माँ धोबी को कपड़े देती है, इसमें द्विकर्मक में बोल रहा है कपड़ा कौन दे रहा है, माँ दे किसको रहा है, धोबी को। तो इसमें अगर कोई बात दो आदमी पर इफेक्ट पड़े तो उसे द्विकर्मक बोला जाता है। जैसे माँ धोबी को कपड़े देती है, तो कपड़ा हो गया, क्या हो गया, कपड़ा में जैसे कपड़ा क्या हो गया, धोबी जिसको दे रही है, ठीक है। और मैं और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं दानिश को 10 रुपया दिया, किसने दिया, तो मैं दानिश को दिया, मैं कौन हो गया, मैं हो गया आकर्मक, और देने वाला कौन हो गया, और दानिश कौन हो गया, साकर्मक। तो दोनों मिला को हम दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो क्या हो गया, दोनों मिला के अगर बोलेंगे तो द्विकर्मक हो जाएगा। तो मैं दानिश को 10 रुपया देता हूँ, तो इसको हम पढ़ सकते हैं द्विकर्मक में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे पिता को टॉफी देते हैं, बच्चे पिता को टॉफी देते हैं। इन वाक्यों में दो दो कर्म है, दो दो कर्म को छिपे हुए हैं। एक को तो वाक्य में दिखाई देते हैं लेकिन दूसरा छिपा हुआ रहता है। इसमें जो है द्विकर्मक में एक वाक्य में दिखाया जा सकता है, ठीक है, और एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे बच्चे पिता को टॉफी देते हैं, बच्चे पिता को टॉफी देते हैं, तो को जो है, को क्या हो गया, को
जिन वाक्यों में दो दो कर्म का प्रयोग होता है वह वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। जिन वाक्यों में दो दो कर्म आपको दिखे वहाँ सोचिएगा द्विकर्मक हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रिलेट करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ रहे हैं। समापिका तथा असमापिका क्या है? समापिका क्रिया जो क्रिया वाक्य की समाप्ति का बोध कराती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। वाक्य की समाप्ति का बोध कराती है, ठीक है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे दिया गया है। तो इसमें एग्जाम्पल इसका दिया गया है, वह पार्क में टहल रहा है। तो वह पार्क में टहल रहा है तो ये कौन सा क्रिया होगा? समापिका क्रिया, करेक्ट। जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, ये भी समापिका क्रिया। मैं पढ़ूंगा, इन वाक्यों में और पढ़ूंगा वाला जो शब्द है वो समापिका क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें वह पार्क में टहल रहा है, ये टहल जो रहा है वो क्या है? समापिका क्रिया। असमापिका क्रिया क्या है वो देखते हैं। वह कुछ क्रिया ऐसी होती है जो वाक्य में अंत में प्रयोग नहीं होती है। असमापिका क्रिया में बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी क्रिया होती है जो वाक्य के अंत में प्रयोग नहीं होती है बल्कि उनका प्रयोग अन्य स्थानों पर हुआ करता है। जैसे हंसता हुआ बच्चा सबको अच्छा लगता है, ये बात सबको अच्छा लगता है, सही बात है, अच्छा लगता है। वह खेलते हुए गिर पड़ा, वह ऑफिस आते आते थक जाता है। इन वाक्यों में हंसता हुआ जो बच्चा आप देखें, हंसता हुआ बच्चा, खेलते हुए और आते आते, तो ये आते आते जो देखे और हंसता हंसता वो जो देखे वो असमापिका क्रिया है। जैसे वह पार्क में टहल रहा है, ये जो है ये टहल जो है वो समापिका क्रिया है। लेकिन जैसे इसमें बोला कि हंसता हुआ बच्चा सबको अच्छा लगता है, तो किसको लगता है? सबको अच्छा लगता है। हंसता, सबको अच्छा क्या लगता है? हंसता हुआ बच्चा। तो हंसता हुआ जो बच्चा है वो क्या हो गया? असमापिका क्रिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका क्या दिया गया है। आगे दिया गया है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं रचना की दृष्टि से? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो है सामान्य क्रिया, पहले सामान्य क्रिया, उसके बाद आगे देखते हैं कि सामान्य क्रिया क्या है। कि जब किसी वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उसने देखा, मैंने पढ़ा, बच्चे गए, इन स्थानों पर कर्ता या उद्देश्य के साथ एक ही मुख्य क्रिया लगी है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्रिया में क्या बोला गया। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता काम स्वयं ना करे बल्कि काम दूसरे से करवाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अब इसका जैसे हुआ एग्जाम्पल में, हंसना, रुलाना, पिटवाना, ये क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? तो संयुक्त क्रिया का अर्थ है मिला हुआ। जब दो क्रिया एक साथ मिली हुई हो तो उनसे एक प्रमुख तथा एक सहायक क्रिया हो तो वैसी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि वह दौड़ रहा है, बच्चे हंस रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया हो गया। अब आगे नाम धातु देखते हैं। नाम धातु क्रिया क्या है? वैसी क्रिया जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से हुआ है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। विशेषण से हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलके हुआ है, उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, जूता से जुतियाना। ऐसे जैसे अब ऐसा एग्जाम्पल को क्या बोला जाता है? लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, इसको कहा जाता है नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट है ध्यात्व क्रिया क्या है? ध्यात्व नाम, ध्यात्व क्या है? ध्यात्व तो आम क्रिया धातु से बनती है, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। लेकिन नाम धातु क्रिया में धातु नहीं होती बल्कि यह संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण बनाते हैं। ये जो है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण बनाते हैं, ठीक है। इन्हें ही संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम पदों के अंत में याना या आना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रंजक क्रिया क्या है। और दोस्तों बता दें, जितना भी मैंने पढ़ा, ठीक है, आप एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद मैं थ्योरी जो आपको टेलीग्राम में दे दूंगा और ऑब्जेक्टिव ऑल क्वेश्चन, उसको वहाँ से भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर तो पर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका दोबारा फिर से वीडियो आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा आपको कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहा, थ्योरी कैसा रहा, ठीक है। देखिए रंजक क्रिया क्या है। जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष सौंदर्य लाती है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। विशेष सौंदर्य लाती है उसे क्या कहते हैं? रंजक क्रिया। जैसे आना,
आना में हो गया चला आना, जाना में हो गया पी जाना, खा जाना। इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रंजक क्रिया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे है पूर्वकालीन क्रिया क्या है? जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के अलावे कोई ऐसी और भी क्रिया रहे जो संपन्न हो चुकी है, उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे पूर्वकालीन क्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोला गया इसका एग्जाम्पल दिया गया है पूर्वकालीन क्रिया का कि मैं खाना खाकर चलूंगा। चलूंगा जो ये है वो है पूर्वकालीन क्रिया। चलूंगा ये है पूर्वकालीन से। वे दौड़ने के बाद घर जाएंगे। जाएंगे जो है वो क्या है? पूर्वकालीन क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। मिश्र क्रिया क्या है? मिश्र क्रिया क्या है? मिश्र क्रिया का अर्थ है दो तीन क्रियाओं का एक साथ मिला होना। हालांकि ऐसे ही एक क्रिया मुख्य होती है, बाकी उसकी सहायता कर रहे होते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, हंसना, बोलना आदि क्या होता है? ये मिश्र क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यात्व क्या है? ध्यात्व मतलब इससे रिलेट दिया गया है कि इसमें कैसा काम किया जाता है। ठीक है, तो कुछ क्रिया संज्ञा की मदद से भी बनती है। ऐसी क्रिया में पहला पद संज्ञा क्रिया विशेषण या विशेषण का होता है, तो दूसरा पद क्रिया या अंश, जैसे काला करना, आगे जाना, याद दिलाना, दूध लाना। इस प्रकार के क्रिया का अध्ययन गंभीरता के साथ करना चाहिए। रंजक क्रिया को संयुक्त क्रिया भी कहा जाता है। रंजक क्रिया जो है ना, उसको संयुक्त क्रिया भी कहा जाता है, का भेद भी जाना जा सकता है। कभी कभी सहायक क्रिया के नाम से भी सुनने को मिलता है। यह सहायक क्रिया का ही भेद है। जब किसी मुख्य क्रिया के साथ एक ही क्रियापद लगा रहे तो वह सहायक क्रिया होती है। और जब मुख्य क्रिया के साथ दो या दो से ज्यादा क्रिया लगे हो तो उसे संयुक्त क्रिया या मिश्र क्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी जितना पढ़ा, ठीक है, यह टोटल थ्योरी था। अब इसका ऑब्जेक्टिव कैसा पूछेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो की स्किप मत कीजिए। ठीक है, और पूरा अंत तक वीडियो देख के उसके बाद कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि आप फर्स्ट डे की हिंदी व्याकरण संज्ञा कैसा लगा आपको। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। देखिए इसका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिया से कैसे पूछा जाता है। क्रिया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है उत्साह, ऑप्शन नंबर सी है इसलिए, ऑप्शन नंबर डी है खाना। अभी आपको क्रिया में हम बताए थे खाना जो है वो क्या है? क्रिया है। ठीक है, हम थ्योरी में बताएं अभी। तो डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, खाना जो है वो क्रिया है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार टेलीग्राम में जाइए, वहाँ थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव टिक लगाइए, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। देखिए आगे, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी यौगिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, खाना खिलाना वो क्या है? यौगिक क्रिया है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर, यौगिक क्रिया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी धातु, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी अवयव। तो क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? बी नंबर धातु कहते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाम धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी नाम बोधक, ऑप्शन नंबर सी संक्रमक, ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया। तो संज्ञा तथा विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। तो ए नंबर करेक्ट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम बार बार बोल रहे हैं वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम से रिलेट क्वेश्चन पूछेगा ही क्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक जो है वो नहीं है। कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो ऑप्शन ए है फड़फड़ाना, ऑप्शन बी है मिमियाना, ऑप्शन सी है झूठलाना, ऑप्शन नंबर डी है हिनहिनाना। तो ऑप्शन सी जो है वो अनुकरणात्मक जो है अनुरात्मक क्रिया नहीं है। वो कौन है? तो सी नंबर है झूठलाना, सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है
उसने पत्र लिखवाया इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है संक्रामक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दोनों, ऑप्शन नंबर सी में दोनों, ऑप्शन डी है दोनों नहीं। तो डी नंबर जो है दोनों नहीं हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए है आक्रामक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी नाम धातु, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, नाम धातु बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्रिया का विकारक है? इनमें से कौन क्रिया का विकारक है? ऑप्शन नंबर ए है लिंग, ऑप्शन नंबर बी है वचन, ऑप्शन नंबर सी है काल, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो क्रिया का विकारक जो है डी नंबर करेक्ट आंसर है, सभी है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राम आता है, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा दौड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हाथी सोती है, ऑप्शन नंबर डी लड़की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, हाथी सोती है। ये क्या है? क्रिया के अनुसार कर्ता के लिंग के क्रिया के अनुसार ठीक नहीं है, मतलब गलत है, हाथी सोती है ये गलत है। तो सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आक्रामक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी सकारात्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, सकारात्मक क्रिया, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है? ऑप्शन नंबर ए रोता, ऑप्शन नंबर बी हंसता, ऑप्शन नंबर सी पढ़ता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन सी क्रिया बोल रहे हैं सकर्मक है? पढ़ता जो है वो सी नंबर करेक्ट आंसर है, पढ़ता जो क्या है वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो सी नंबर वो करेक्ट आंसर है। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्रिया से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखने को मिला, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आपको जितना भी क्रिया संज्ञा विशेषण इस सबसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिलेट करेगा, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बताएंगे। और जैसे पेपर 1 में हिंदी से रहेगा, टोटल हिंदी रहेगा, क्रिया रहेगा, जितना भी रहेगा उसका 100 क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उसका भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए एक एक चैप्टर आपको ये व्याकरण स्टार्ट हो चुका है, आपको 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, थ्योरी के साथ टोटल ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे देखते ही वह उठ बैठा इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर बी यौगिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, संयुक्त क्रिया है। मुझे देखते ही वह क्या हो गया? उठ बैठा। तो ए नंबर है संयुक्त क्रिया हो जाएगा। आपको थ्योरी में बताया आगे संयुक्त क्रिया क्या है वो बताएं, आप लोग टेलीग्राम में जाइए देखिए, उसके बाद यहाँ भी देखिए और थ्योरी में भी बताया, ठीक है। तो ए नंबर जो है मुझे देखते ही उठ बैठ गया वो क्या है? ए नंबर हो जाएगा संयुक्त क्रिया, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। तो काम का जो नाम बताए तो आपको हम बताए क्रिया किसे कहते हैं? किस काम का करना, जो काम कर रहा है तो क्रिया ही कहते हैं, जो काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूं इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है आरंभ बोधक, ऑप्शन नंबर बी समाप्ति बोधक, ऑप्शन नंबर सी अवकाश बोधक, ऑप्शन नंबर डी नित्या बोधक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर समाप्त बोधक हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आक्रामक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर, व्यापार का जो फल है वो कर्ता पे पड़े तो उसको हम क्या कहें? आक्रामक क्रिया कहेंगे, ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस क्रिया के 2 कर्म हो वह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर बी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप अभी तुरंत आपको बताया कि जिस क्रिया 2 कर्म करे उसको क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सी नंबर क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? संज्ञा और विशेषण के साथ अगर क्रिया जोड़ दिया जाए
तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए नामबोधक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी क्रियार्थक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी नाम धातु, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर नामबोधक क्रिया हो जाएगा। संज्ञा विशेषण के साथ अगर क्रिया जोड़कर बनाई जाए तो क्या हो जाएगा? नामबोधक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया पूछ रहा है, इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सा है? ए नंबर दौड़, बी नंबर रो, सी नंबर नहा, ऑप्शन नंबर डी लिखा। सकर्मक क्रिया जो है वो डी नंबर करेक्ट आंसर लिख। लिख जो है वो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ। मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या है? एक नंबर है पूर्वकालिक क्रिया, बी नंबर प्रेरणार्थक क्रिया, सी नंबर संयुक्त और डी नंबर योगी। बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, प्रेरणार्थक हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सहायक क्रिया है? इनमें से कौन सहायक क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है लिखना, पढ़ना, देखना है। तो इनमें से कौन सहायक क्रिया है? जो है ये डी नंबर करेक्ट आंसर है, जो वो सहायक क्रिया है। ठीक है, तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात में जगना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया किस कोटि की है? ऑप्शन नंबर ए है क्रियार्थक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर डी यौगिक क्रिया। तो ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्रियार्थक संज्ञा। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सठियाना शब्द क्या है? सठियाना शब्द जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाम धातु है, ऑप्शन नंबर बी क्रियार्थक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी यौगिक क्रिया है। नाम मतलब सठियाना जो है वो नाम धातु है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। नेक्स्ट है कि जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो क्रिया का प्रयोग कहलाता है। संज्ञा के रूप में अगर क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? यही क्वेश्चन में बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रियार्थक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रियार्थक संज्ञा। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसका क्रिया का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, टोटल 35 क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, पूछा गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा क्रिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वीडियो के अंत तक जाते जाते आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित सो रहा है। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद पूछ रहा है कि सुमित सो रहा है, क्रिया का कौन सा भेद है, यही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आकर्मक, ऑप्शन नंबर बी सकर्मक, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर डी द्विकर्मक। तो सुमित सो रहा है, तो ये ए नंबर हो जाएगा आकर्मक क्रिया। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक क्रिया। वह घर पहुंच गया, तो इसका कौन सा क्रिया है? ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वह घर पहुंच गया, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। वह घर पहुंच गया कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वह हराम का पैसा खाता है, ऑप्शन नंबर बी वह जूते खाते हैं, ऑप्शन नंबर सी है वह कसम खाते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आम खाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, तो करेक्ट आंसर 25 का ए नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो 25 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, संयुक्त क्रिया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है 26। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, वह आम खाता है। 26 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा रूप है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण क्रिया। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, जो बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रेरणार्थक क्रिया। बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का क्या वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए है मंदाकिनी सोती है। ऑप्शन नंबर बी बालिका निबंध लिखती है। ऑप्शन नंबर सी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बालिका निबंध लिखती है वो सकर्मक क्रिया का वाक्य है। बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्रिया का भेद कितना है? 4 भेद है। रचना की दृष्टि से क्रिया का 4 भेद है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए नंबर संबंध बोधक शब्द, बी विस्मयादि बोधक शब्द, सी नंबर क्रिया विशेषण शब्द, डी नंबर समुच्चय बोधक शब्द। सी नंबर जो है क्रिया विशेषण शब्द, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण शब्द। वह अवकारी शब्द जो शब्द वाक्यों अथवा खंडों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? निम्नलिखित वाक्यों में से आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए शिशु सो रहा है। ऑप्शन नंबर बी बालक खेल रहा है। ऑप्शन नंबर सी छात्र पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी छात्रा लिख रही है। ऑप्शन नंबर ए जो है शिशु सो रहा है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है कि वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा, क्या काल होगा? ऑप्शन नंबर ए भविष्य, बी नंबर हेतु मदभूत, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान, ऑप्शन नंबर डी आसान भूत। तो डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान भूत करेक्ट आंसर, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या है? दौड़ना, बी नंबर रूठना, सी नंबर मुस्कुराना, डी नंबर पसीना। तो सकर्मक क्रिया जो है वो डी नंबर पसीना सकर्मक क्रिया है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरम वचन जब जीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, तो पंक्ति का प्रयुक्त हुआ जो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी कर्तव्यवाच्य, ऑप्शन नंबर सी गलत वाच्य, ऑप्शन नंबर डी भाववाच्य। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर भाववाच्य हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान कालिक रूप में, ऑप्शन नंबर बी भविष्यकालिक रूप में, ऑप्शन नंबर सी भूतकालिक रूप में, ऑप्शन नंबर डी अज्ञार्थक रूप में। तो डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञार्थक रूप में डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्रिया का टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और थ्योरी दोनों एक साथ हो गया, और अब क्रिया से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जाम में कैसे पूछेगा वो मैं रिलेट बहुत ही जल्दी कराऊंगा। जैसे ये व्याकरण हिंदी व्याकरण खत्म हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे रिलेट करेगा वो बताऊंगा। ये क्रिया से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर से कल दूसरा चैप्टर के साथ आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।